औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एफएससी क्लास फर्स्ट ईयर और टॉपिक है हमारा वेस्पर थ्योरी। आज हमने डिस्कस करना है चैप्टर नंबर 3 है। बिल्कुल आपने चैप्टर नंबर 3 का स्टार्ट लिया है और इसमें यह है कि अब हम मालिक्यूल के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो मालिक्यूल ऑलरेडी हम इसका एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं कि मालिक्यूल किसे कहते हैं। आप इसको देख सकते हैं। आज मालिक्यूल के अंदर इस चैप्टर में हमने पढ़ना है मालिक्यूल के ज्योमेट्री और मालिक्यूल का शक्ल कैसे होगा, मालिक्यूल का शेप कैसे होगा, इसमें बॉन्डिंग कैसे होते हैं, इसका डाइपोल मोमेंट क्या होते हैं, एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। अब आज हमने डिस्कस करने हैं शेप ऑफ मालिक्यूल। शेप ऑफ मालिक्यूल के लिए हमने एक्सप्लेन करना है वेस्पर थ्योरी। तो वेस्पर थ्योरी का एक्सप्लेनेशन हमने करना है। ज़रा आप देखें, हमारे पास वेस्पर थ्योरी, दिस थ्योरी वाज प्रेजेंटेड बाय नाइलहोम एंड गिलेस्पी इन 1970। ये आप इन चीज़ों को जहन में रखा करो, ये हमेशा MCQs होते हैं। ये वाली चीज़ें जो है ये इम्पोर्टेंट MCQs है, इन चीज़ों को आपने कभी नहीं बोलना है। ठीक है, और ये रट्टे वाले MCQs होते हैं जो आपने रटा करके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपके बहुत काम आ सकते हैं। ठीक है, तो 1970 की बात है कि एक टू साइंटिस्ट नाइलहोम एंड गिलेस्पी, उन्होंने इस थ्योरी को पेश किया था। इस थ्योरी की द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स ऑफ वेस्पर थ्योरी आर द फॉलोइंग। इसके जो इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट, जो इनके पोस्टुलेट्स है, ये मंदरज झेल है। ठीक है, इन पोस्टुलेट्स का अब जरा देखें मैंने क्या लिखा है। द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम इज इन सच अ वे दैट दे रिमेन एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर सो टू मिनिमाइज रिपल्शन। द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम। ठीक है, अब मालिक्यूल का तो आप एक्सप्लेनेशन कर चुका है। इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए सबसे पहले आपने एक चीज को जहन में याद रखना है, जहन में रखना है। आपने एक चीज को जहन में रखना है, तवज्जो की जरूरत है। कोई मालिक्यूल हमेशा दो किस्म के एटमों से मिलकर बना होता है। एक मालिक्यूल, जो भी आप मालिक्यूल ले ले, वो हमेशा दो किस्म के एटमों से मिलके बना होता है। एक एटम को हम कहते हैं सेंट्रल एटम और बाकी को कहते हैं नॉन सेंट्रल एटम। मसलन आप जरा देखो हमारे पास अगर ये एक मालिक्यूल है CH4, तो इसमें आप देखें ये जो आपको कार्बन नजर आता है, इसको हम कहते हैं ये हमारे पास है सेंट्रल एटम, और ये जो हाइड्रोजन है ये नॉन सेंट्रल एटम्स है। ठीक है, अब एक और मिसाल ले सकते हैं, H2O ऑफ ले ले। तो H2O में क्या है, H2O का ये शक्ल है, ये आपको वेस्पर एक्सप्लेन कर देगा। आपने डरना बिल्कुल नहीं है, वेस्पर आपको ये एक्सप्लेन कर देगा। इसमें ये वाला जो आपको नजर आता है, ये वाला है, ये सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम। और ये जो दो है, ये वाले, ये नॉन सेंट्रल है, नॉन सेंट्रल एटम है। यहां पर ये सेंट्रल था, ठीक है, और ये जो चार एटम्स है, ये नॉन सेंट्रल एटम है, नॉन सेंट्रल एटम्स। ओके जी, तो देखो सबसे पहले आपने क्या पढ़ना है, हमेशा एक मालिक्यूल दो किस्म के एटमों से मिलकर बना होता है। एक को कहते हैं सेंट्रल एटम और बाकी को कहते हैं नॉन सेंट्रल एटम। ये वाला सेंट्रल है, ये नॉन सेंट्रल है। ये वाला
इसमें ये वाला सेंट्रल है, ये बाकी जो हाइड्रोजन है ये नॉन सेंट्रल है। इसमें ऑक्सीजन सेंट्रल है और ये जो हाइड्रोजन है ये नॉन सेंट्रल एटम्स है। ओके जी, क्लियर? कोई मसला तो नहीं? उम्मीद है कोई मसला नहीं होगा। बहुत सारे आप कर सकते हैं, सेंट्रल नॉन सेंट्रल। आप देखिए आप कैसे पहचानेंगे कि ये सेंट्रल है और ये नॉन सेंट्रल है? जो ज़्यादातर ऐसा होता है जिन एटम्स की नंबर ज़्यादा हो तो वो नॉन सेंट्रल होते हैं और जिनके तादाद कम हो वो सेंट्रल होते हैं। एक वाला सेंट्रल हो सकता है, फॉर एग्जांपल ये कार्बन जो अभी सेंट्रल है, लेकिन कभी कभार आप ये भी सोच सकते हैं अभी अगर मैं ये कहूँ कि जिसकी तादाद कम हो तो वो सेंट्रल होते हैं और जिसके तादाद ज़्यादा हो वो नॉन सेंट्रल होते हैं। तो आप सोचेंगे सर अगर मैं इथेन की बात करूँ, अगर मैं इथेन की बात करूँ C2H6 तो इसमें कैसे होता है, इसमें सेंट्रल कौन सा होगा? तो इसमें अभी इसमें कार्बन सेंट्रल होगा। लेकिन कार्बन कैसे आपने लिखना है? आपने इसको लिखना ऐसा है, ठीक है? अगर जे अभी इसके तादाद तो कम है, हाइड्रोजन के ज़्यादा है तो ये सेंट्रल है, ये नॉन सेंट्रल है। ये जो हाइड्रोजन है ये नॉन सेंट्रल है, ये वाला यहाँ से ऑफ कर ले, ये नॉन सेंट्रल है। और ये भी सेंट्रल है और ये वाला भी सेंट्रल है। आप यहाँ से भी ज्योमेट्री निकाल सकते हैं, यहाँ से भी ज्योमेट्री निकाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपने क्या सोचना है, जिन एटम्स की तादाद ज़्यादा हो नॉन सेंट्रल होंगे और जिनकी तादाद कम हो वो सेंट्रल ही होंगे। ओके जनाब, कोई मालिक्यूल हमेशा दो किस्म के एटमों से मिलकर बना होता है, कोई भी मालिक्यूल हमेशा दो किस्म के एटमों से मिलकर बना होता है, सेंट्रल एटम एंड नॉन सेंट्रल एटम। ओके, अब सेंट्रल एटम पर दो किस्म के इलेक्ट्रॉन पेयर आपको मिलेंगे। सेंट्रल एटम पर हमेशा आपको दो किस्म के इलेक्ट्रॉन पेयर मिलेंगे। एक को कहता है बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, और दूसरे को कहता है लोन पेयर। सेंट्रल एटम पर हमेशा आपको दो किस्म के इलेक्ट्रॉन पेयर मिलेंगे। फॉर एग्जांपल आप CH4 को देखें तो CH4 में क्या है, ये कार्बन है, कार्बन पीरियड टेबल के ग्रुप नंबर 4 का मेंबर है। अगर ऐसा तो नहीं है, वैलेंस शेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड 4 करते हैं। कैसे करता है? ऐसे करता है। इसमें हाइब्रिडाइजेशन हुआ है, ये बात अब में आने वाला टॉपिक है, ठीक है? अभी क्या करना है, अभी इन्होंने कितने बॉन्ड्स किए हैं? 4 बॉन्ड्स किए हैं, ठीक है? अब आप H2O को देखें तो H2O में H2O, 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पीरियड टेबल के ग्रुप नंबर 6 का मेंबर है। तो उन्होंने टोटल कितने बॉन्ड्स किए हैं? उन्होंने टोटल वो करेगा ऑक्टेट रूल के मुताबिक अपना वैलेंस शेल 8 इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट कर देगा तो 2 बॉन्ड करेगा। तो अभी H2O ने कितने बॉन्ड्स किए हैं? 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीशन के लिए वो 2 बॉन्ड्स करेगा। तो अभी देखो इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 इनका वैलेंस का पूरा है। इसका देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका भी वैलेंस पूरा है। हाइड्रोजन को देखें 1 2 डोबलेट रूल के तहत, ये 1 2 1 2 1 2 ये डोबलेट रूल के तहत स्टेबल है और ऑक्सीजन और कार्बन ऑक्टेट रूल के तहत स्टेबल है। तो मैंने कहा कि हमेशा कोई किसी मालिक्यूल में 2 किस्म के एटम्स होते हैं, एक को कहता है सेंट्रल एटम और दूसरे को कहता है नॉन सेंट्रल एटम। एक को कहता है सेंट्रल एटम और दूसरे को कहता है नॉन सेंट्रल एटम। ओके जी, अब क्या है, फर्दर मैंने ये लिखा कि हमेशा 2 किस्म के इलेक्ट्रॉनिक पेयर आपको सेंट्रल एटम पर मिलेगा। सेंट्रल एटम पर हमेशा आपको 2 किस्म के इलेक्ट्रॉनिक पेयर मिलेगा, एक को कहता है बॉन्ड पेयर और दूसरे को कहता है लोन पेयर। तो अगर अब बॉन्ड पेयर क्या होता है? बॉन्ड पेयर वो इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा होता है जो बॉन्ड में हिस्सा लेता है। बॉन्ड पेयर हमेशा इलेक्ट्रॉन, वो जोड़ा, पेयर का मतलब होता है जोड़ा। तो अभी इसको देखो, अगर आपको नजर आता है तो एक जोड़ा है, इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा है, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है और एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन का और एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन का और एक कार्बन का। अगर आपको ये नजर आते हैं तो ये बॉन्ड पेयर है, क्योंकि इन्होंने बॉन्ड में हिस्सा लिया है। ये भी एक जोड़ा है, इन्होंने भी बॉन्ड में हिस्सा लिया है। ये भी एक जोड़ा है, इन्होंने भी बॉन्ड में हिस्सा लिया। ये भी जोड़ा है, इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा, इसने भी, इस पेयर ने भी बॉन्ड में हिस्सा लिया है। तो ये सारे के सारे बॉन्ड पेयर है। तो एक बॉन्ड पेयर है, दूसरा लोन पेयर है। देखो इसमें देखो, ये जो जोड़ा है आपको इलेक्ट्रॉनों का, ये जो जोड़ा आपको नजर आता है ये बॉन्ड पेयर है। ये वाला जोड़ा आप देखें, ये भी बॉन्ड पेयर है। ये दोनों
बॉन्ड पेयर है, ठीक है। लेकिन ये वाला जोड़ा अब देखो, ये भी इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा है ना, लेकिन इन्होंने बॉन्ड में तो इससे नहीं लिया है, तो इसको कहता है लोन पेयर। ये हमारे पास लोन पेयर है और ये वाला हमारे पास बॉन्ड पेयर है। समझ आया होगा, समझ आया होगा। लोन पेयर क्या होते हैं? लोन पेयर वो इलेक्ट्रॉनिक जोड़े होते हैं, जोड़े होते हैं जो बॉन्ड में हिस्सा नहीं लेते हैं। लेकिन जो बॉन्ड पेयर्स होते हैं वो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक जोड़े होते हैं जो बॉन्ड में हिस्सा लेते हैं। अगर सिंगली हम कहते हैं तो बॉन्ड पेयर वो जोड़ा होता है जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में हिस्सा लेता है, और लोन पेयर वो जोड़ा होता है जो बॉन्ड में हिस्सा नहीं लेता है। ओके, तो जनाब आगे जो है, थोड़ा सा आप आगे जाइए। हमेशा ये जो लोन पेयर है ये ज्यादा जगह घेरता है और इसका रिपल्शन भी ज्यादा होता है। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। ये मैं थोड़ा सा मजीद कर देता हूँ। हमेशा आप लोग ये आपको मिलेंगे आगे जाके वेस्पर थ्योरी, और जितना भी आगे आप जाएंगे तो आप ये चीज़ अप्लाई करके आप बहुत सारी कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की कोशिश करो। हमारे पास अगर H2 में अगेन से लिखो तो ये है हमारे पास ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन है, ठीक है जी। इन्होंने कैसा किया? ऐसा ही बॉन्ड कर देता है, बॉन्ड ऐसा कर देता है, ठीक है। अब क्या होने वाला है? होने वाला कुछ इस तरह है कि ये लोन पेयर है, हमें पता है ये लोन पेयर है, ठीक है। और ये वाला जो है ये बॉन्ड पेयर है और ये वाला भी बॉन्ड पेयर है। अगर आपको नजर आता है ये जो लोन पेयर है, यहां पर कोई और एटम तो नहीं है, ये इस न्यूक्लियस के जेरे असर है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा है ये जस्ट इस न्यूक्लियस के जेरे असर है। लेकिन यहां पर अगर आपको नजर आता है तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा है ये हाइड्रोजन के न्यूक्लियस और ऑक्सीजन के न्यूक्लियस, यानी दो न्यूक्लियाई के जेरे असर है ये जोड़ा। ये आगे से ये अगर मैं ये कहूँ कि ये एक जोड़ा है, इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा है, जो एक एटम ये है और एक एटम ये है, इन दोनों ने मजबूती से पकड़ा हुआ है। दोनों न्यूक्लियाई के साथ ये जुड़े हुए होते हैं। दोनों न्यूक्लियाई के जेरे असर होते हैं। कोई भी न्यूक्लियस इसको आज़ाद नहीं घूमने फिर देते हैं। कोई भी न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियाई के जेरे असर है ये जो बॉन्ड पेयर होते हैं ये दो न्यूक्लियाई के जेरे असर होता है। ओके, तो अब ये जो जोड़ा है ये इधर उधर नहीं घूम सकता है। लेकिन ये वाला जोड़ा आप देखो, ये दो न्यूक्लियाई के जेरे असर नहीं है, ये सिर्फ एक न्यूक्लियस के जेरे असर है। तो ये इस तरह कर सकता है, ये घूम फिर सकता है। इसलिए जब घूम फिरता है तो एनर्जेटिक होता है। तो जब एनर्जी इसका ज्यादा होता है तो रिपल्शन भी ज्यादा कर देगा ना। जो भी इसके सामने आएगा ना, जब इसके अंदर वो जो गर्मी है ना, उसके दिल के अंदर वाले जो गर्मी है, जब वो ज्यादा हो तो रिपल्शन भी करेगा और कुछ भी करेगा, बदमाश घूमेगा फिरेगा, ठीक है, किसी को खातिर में नहीं लाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो लोन पेयर है वो ज्यादा जगह भी घेर लेगा और इसका रिपल्शन भी ज्यादा होगा। लेकिन जो बॉन्ड पेयर है वो जगह भी कम घेर लेगा और इसका रिपल्शन भी कम होगा। जनाब अगेन से थोड़ा सा सुने, जो बॉन्ड पेयर है वो दो न्यूक्लियाई के ज़ेरे असर है। इसी वजह से बॉन्ड पेयर का रिपल्शन भी कम है और इसका एनर्जी भी कम है। रिपल्शन भी कम करेगा, जगह भी कम कर लेगा, एनर्जी भी कम है। जो लोन पेयर है वो सिर्फ एक सिंगल न्यूक्लियस के ज़ेरे असर है, इसी वजह से वो रिपल्शन भी ज़्यादा करेगा, इसका एनर्जी भी ज़्यादा है और दूसरा जो जगह है वो भी ज़्यादा घेर लेगा। और ये इसके बहुत सारे असरात आते हैं, फिर बाद में मॉलिक्यूल के प्रॉपर्टीज़ पर इसके बहुत सारी असरात आते हैं। ओके जी, तो ये है हमारे पास ये जो जर्नल है, ये आपने ज़रा पढ़ लिया। आगे जाके अब पास्टुलेट आपने करने हैं। आज हमारा टॉपिक जस्ट पास्टुलेट को पढ़ना है, मॉलिक्यूल को पहचानना है। कल हम इसके ऊपर केसेस करेंगे इंशाल्लाह। आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसका पूरा के पूरे समझ आएगा। आज आपने सिर्फ ये करना है। तो देखो, the arrangement of electron pair around the central atom is in such a way that they remain at maximum distance from each other so to minimize repulsion। जनाब अब देखो, अब हमारे पास है क्या चीज़ है। अगर मैं ये कहूँ हमारे पास CH4 है तो मैं इसको कैसे करूँगा। हमारे पास देखो, ये जो
कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड कितने करेगा? ऑक्टेट रूल के कंप्लीशन के लिए ये 4 बॉन्ड्स करेगा, तो इन्होंने ये कितने करेगा? 4 बॉन्ड्स करेगा। अभी उन्होंने 4 बॉन्ड्स मैं दिखाने वाला हूं। देखो 4 बॉन्ड्स उन्होंने किए हैं। अब देखो मैंने सबसे पहले जो पहले पॉस्टुलेट था, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। किसी सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉनिक पेयर ऐसे अरेंज होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पेयर कैसे अरेंज होते हैं? ऐसे अरेंज होते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक जोड़े हैं ये एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर रह जाए, ताकि क्यों? ताकि रिपल्शन कम से कम रह जाए, इतना फासला। अभी अगर मैं इसको यू करूं, आप सोचेंगे कि सर मैक्सिमम डिस्टेंस तो ये नहीं है। अगर आप इस तरह करें, इसको यू बनाए, इस तरह बनाए, तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस है। बेशक यहां पर तो मैंने मैक्सिमम बनाया, लेकिन यार यहां पर फिर मसला हो जाएगा ना। अभी यहां पर तो मिनिमम हो जाएगा फिर, तो यहां पर तो फिर रिपल्शन बढ़ेगा। तो रिपल्शन जब अगेन से बढ़ेगा तो अगेन से यहां पर इसको यहां पर पहुंचा देगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉनिक जोड़े होते हैं, ये वाले जो होते हैं, ये वाले आप देखें, ये वाले जो होते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉनिक जोड़े होते हैं, वो ऐसे अरेंजमेंट, इसका अरेंजमेंट कुछ इस तरह होगा कि ये अपने एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहेंगे, ताकि इनके दरमियान रिपल्शन कम हो। और याद रखो, जब रिपल्शन कम से कम होता है, स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है। स्टेबिलिटी और रिपल्शन का आपस में इनवर्स रिलेशन होता है। दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट। ओके, एंड द नेक्स्ट वन क्या है? द इलेक्ट्रॉन पेयर विच फॉर्म बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड पेयर। आप लोगों ने पहले आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक जोड़े बॉन्ड में हिस्सा लेते हैं, जैसे कि NH3 और अभी देखो हमारे पास नाइट्रोजन का टोटल वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मैंने 5 इलेक्ट्रॉन लिख लिए। अभी बॉन्ड्स कितने करेंगे? 3 बॉन्ड्स करेंगे। तो ओके, 3 बॉन्ड्स उन्होंने किए। ये बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है, ये भी बॉन्ड पेयर है, ये वाला लोन पेयर है। ठीक है, तो जो जोड़ा बॉन्ड में हिस्सा लेता है उसको बॉन्ड पेयर कहते हैं, और जो जोड़ा बॉन्ड में हिस्सा नहीं लेता है उसे लोन पेयर कहते हैं। ओके, the electron pair which form bond is called bond pair, while the electron pair which does not form bond is called lone pair. Okay जी, the lone pair will occupy more space. Already आप पढ़ चुके हैं कि लोन पेयर ज्यादा जगह घेर लेगा, और जो बॉन्ड पेयर है ज्यादा जगह घेर लेगा देन बॉन्ड पेयर। सो लोन पेयर रिपल्शन इज मैक्सिमम, और इसी वजह से लोन पेयर का रिपल्शन भी ज्यादा होता है। आप लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में, आई थिंक आप लोग क्लियर है। ठीक है, द नेक्स्ट वन, फोर्स ऑफ रिपल्शन डिक्रीज विद इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल। अभी ये वाला जो है आपको जो नजर आता है, ये वाला आप देखें, ये तुम्हारे पास CH4 आप देखें, ये हमारे पास CH4 है। क्या है? CH4 है। एक्चुअली ये जो स्ट्रक्चर होता है ये ऐसा होता है, और जब इसका कोई इस तरह का स्ट्रक्चर लेते हैं तो ये इस तरह होता है। ठीक है, थोड़ा सा इसको करीब बना देता हूँ। ठीक है, अब क्या है जनाब, ये बॉन्ड एंगल है। ये क्या है? बॉन्ड एंगल है। ये भी बॉन्ड एंगल, ये भी बॉन्ड एंगल, ये भी बॉन्ड एंगल। भाई आप इस तरह इसको कर सकते हैं, इसको मैं बना सकता, लेकिन अभी मेरे पास वो बॉल पॉइंट मार्कर नहीं है कि मैं बनाऊँ। ठीक है, ये जो है अब कहता है फोर्स ऑफ रिपल्शन, यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉनिक जोड़े का और इस इलेक्ट्रॉनिक जोड़े का आपस में और फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है। ठीक है, और ये जो है ये बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल है। अब अगर ये बॉन्ड एंगल कम हो जाता है तो रिपल्शन ज्यादा हो जाता है, रिपल्शन ज्यादा हो जाता है। अगर बॉन्ड एंगल बढ़ता है तो रिपल्शन कम हो जाता है। बॉन्ड एंगल के बढ़ने से, ज्यादा होने से रिपल्शन कम हो जाता है। बॉन्ड एंगल जब बढ़ता है, जाहिर बात है एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, जो तब बॉन्ड एंगल बढ़ेगा ना। जो जब दूर पड़ जाता है, चले जाते हैं, तो रिपल्शन कहाँ से होगा? रिपल्शन तो फिर कम से कम हो जाएगा ना। और अगर एक दूसरे के करीब आ जाता है तो रिपल्शन ज्यादा कर देगा, आसान सी बात है। तो फोर्स ऑफ रिपल्शन डिक्रीज विद इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल। एंड नंबर 5 क्या है? As lone pair occupy more space, that is why the ideal bond angle changed. देखो तुम्हें पता है, ये हमारे पास, ये आप लोग इसको नहीं पढ़ चुके हैं।
ये केसेस जब हम आगे जाके ये पॉइंट अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, लेकिन इतना नहीं, आप नहीं समझ पाओगे, आगे जाके आप समझ पाओगे। मसला नहीं, कल जब हम केसेस करेंगे तो आपको पता चलेगा फिर, ठीक है। लेकिन ये वाला अब देखो, ये हमारे पास अगर इसको मैं यू बनाऊं, मैं आपको इसको मैं बनाऊं तो आपको इसका आसानी से समझ आएगा। ये हमारे पास ऑक्सीजन है, ठीक है, और ये हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ठीक है। अब ये जो चोन के अब क्या है, ये जो बॉन्ड एंगल है ना, ये रिपल्शन से बनेगा ना, इलेक्ट्रॉनों के रिपल्शन से बनेगा, ठीक है। ये भी बॉन्ड एंगल है, रिपल्शन से बनेगा, ये भी बॉन्ड एंगल है, ये भी बॉन्ड एंगल है, इलेक्ट्रॉनों के रिपल्शन से बनेगा। अब रिपल्शन कौन ज्यादा कर देता है? लोन पेयर ज्यादा रिपल्शन करते हैं, आप लोगों ने पढ़ा था, ज्यादा एनर्जेटिक होता है। क्यों ज्यादा एनर्जेटिक होता है? एक न्यूक्लियस के जरिए असर होता है, तो दैट इज वाई रिपल्शन ज्यादा कर देगा। जो रिपल्शन ज्यादा कर देगा तो ये भी लोन पेयर है, ये भी, तो इन दोनों का तो बड़ा खतरनाक टक्कर होगा, तो रिपल्शन भी ज्यादा होगा, तो बॉन्ड एंगल भी बड़ा बनाएगा यहां पर। और अब देखो, ये लोन पेयर है, बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान रिपल्शन होगा, लेकिन इतना ज्यादा तो नहीं होगा, और बॉन्ड पेयर के दरमियान तो बहुत कम रिपल्शन होगा। तो कहते हैं जैसे कि लोन पेयर ज्यादा जगह घेर लेता है, लोन पेयर की उनकी ज्यादा जगह घेर लेता है, इसी वजह से बॉन्ड एंगल पर इसके असरात मुरतब हो जाते हैं, बॉन्ड एंगल को चेंज कर देगा। जब लोन पेयर मौजूद हो तो तुम सोचोगे कि इस जैसे मॉलिक्यूल में तो इतना बॉन्ड एंगल होना चाहिए था, लेकिन ये तो कम है या ज्यादा है, वो कर लेंगे। आप लोगों ने वो नहीं पढ़ा है, अभी नेक्स्ट जो आ रही है इसमें हम कर लेते हैं, ठीक है। और अब एक बात याद रखो, ये आपको मॉलिक्यूल नजर आता है, ये हमारे पास इथीन है और ये हमारे पास इथेन है। अभी मैं सेंट्रल एटम को कंसीडर कर देता हूं, इसमें तो ये ले लो, मैंने आप लोगों को पहले ही आपको पढ़ा चुका हो कि ये आप सेंट्रल एटम ले लो और इसमें ये वाले ले लो, तो ये इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर, ये एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन जोड़ा है, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा ये है, दो इलेक्ट्रॉन जोड़े। और देखो ये वाला जो है ये दो इलेक्ट्रॉन जोड़े, लेकिन आपने इसको सिंगल कंसीडर करना है। आपने कैसे कंसीडर करना है? सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर आपने कंसीडर करना है। आप ये वाला अगर देखे, ये वाला आप ले लें, इस केस में ये सेंट्रल ले लो, तो ये एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा ये है, ठीक है, और एक ये जो मल्टीपल बॉन्ड है, तीन बॉन्ड है, लेकिन हम इसको तीन इलेक्ट्रॉनिक जोड़े नहीं लेते, बल्कि इसको सिंगल इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा कंसीडर कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सेम प्लेन में पड़े हुए होते हैं, जिसकी वजह से इसको हम सिंगल ले लेते हैं। तो देखो अब पॉइंट ये है, मल्टीपल बॉन्ड बिहेव ए सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर। अगर कोई सेंट्रल एटम है, ये आपके पास आपका सेंट्रल एटम है, किसी दूसरे एटम के साथ मल्टीपल बॉन्ड करते हैं। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब है कि सिंगल नहीं, डबल या ट्रिपल बॉन्ड, डबल या ट्रिपल से ज्यादा तो नहीं हो सकते हैं, ठीक है, तो इसको हम सिंगल इलेक्ट्रॉनिक पेयर कंसीडर कर लेते हैं। अभी इस तरह नहीं कि 1 2 3 एंड 4, ये हम 4 नहीं लेंगे, बल्कि 1 2 एंड 3, ये सिंगल इलेक्ट्रॉनिक पेयर हम कंसीडर करते हैं। तो यहां तीन इलेक्ट्रॉन पेयर है सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द। यहां पर आप क्या कंसीडर करेंगे? आप ऐसा नहीं कि 1 2 3 4, आप इसको 4 नहीं लेंगे, 1 ये है और ये मल्टीपल बॉन्ड है, तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन 1 2, तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है इस सेंट्रल एटम के इर्द, यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है, यहां पर 1 2 3 4, यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो मल्टीपल बॉन्ड बिहेव ए सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर। जनाब 7 पॉइंट क्या है? द एपिक बॉन्डिंग पेयर डिक्रीज विद इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप जरा मजीद पढ़ें। मॉलिक्यूल कभी आप ये वाली चीज ले लें, ये NaCl, इसको आप मॉलिक्यूल नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है। तो आप वेस्पर का जितना एक्सप्लेनेशन है वो मॉलिक्यूल पर आप अप्लाई कर देते हैं। और आपको पता है कि जब दो एटमों के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ऊपर चला जाता है, तो वो जो होंगे वो मॉलिक्यूल नहीं होंगे, बल्कि पामोलर यूनिट्स होंगे। तो पामोलर यूनिट मॉलिक्यूल के लिए शर्त यह है कि एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 से लेकर 1.7 तक हो। इससे अगर ज्यादा हो तो
वेस्पर का एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाता है। तो आपके द इफेक्ट ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर डिक्रीज विद इंक्रीजिंग। अब बॉन्ड कैसे करेगा? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं बनेगा, फिर तो आयनिक की तरफ चला जाता है। फिर तो बॉन्ड नहीं, बॉन्ड होता है लेकिन आयनिक होता है, वहां तो इलेक्ट्रॉनिक वो शराकत नहीं होता है, कोवेलेंट बॉन्ड में शराकत होता है। जैसे कि ऑफ HCl को देखिए और NaCl को देखिए, तो HCl में ये एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और क्लोरीन का 2 पेयर ऑड एंड J और 1 ये है। तो इस तरह बॉन्ड होता है, ये शराकती इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। लेकिन NaCl में कभी ऐसा नहीं है। NaCl में आप देखें तो NaCl में हमारे पास है न्यूक्लियस 2 देन 8 एंड देन 1 आप इस तरह लिखिए, यहाँ पर लिखिए क्लोरीन न्यूक्लियस 2 देन 8 एंड देन 6 और 1। इस तरह बॉन्ड कभी नहीं कर सकता है, क्योंकि अभी तो इसका 6 7 8 इसका तो वैलेंस कंप्लीट है, लेकिन इसका 1 2 ये तो ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है, लिहाजा ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देता है। अभी क्या हो जाता है, ओहो अभी यहाँ पर देखो अभी क्या हुआ, अभी कोई बॉन्ड पेयर है नहीं, ये बॉन्ड पेयर नहीं है, फिर ये तो आयनिक बॉन्ड का कोई और किस्म है, आयनिक बॉन्ड कोई और किस्म वाला होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर दो एटमों के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बढ़ जाता है तो फिर बॉन्डिंग का असर खत्म हो जाता है, बॉन्डिंग फिर वो नहीं कर सकता है। सिमिलरली पूरा के पूरा ज्योमेट्री जब आप एक्सप्लेन कर देते हैं, पॉइंट नंबर 8 है, जब आप ज्योमेट्री एक्सप्लेन कर देते हैं, किसी मॉलिक्यूल का शेप आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि वो कैसे शेप, ट्राइगोनल होगा, टेट्राहेड्रल होगा, लीनियर होगा, किसी बहुत सारी किस्में हैं, करेंगे आगे जाके हम करेंगे, कल जो हम कैसेस करेंगे। तो ये ज्योमेट्री आप सेंट्रल एटम मॉलिक्यूल को देख के वहां से आप अंदाजा लगाएंगे। कल जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वहां जाके तो पहले से हम चार्ट बनाएंगे, वो चार्ट को आप देख के फिर आप ज्योमेट्री एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये पॉइंट आप यहाँ आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ये वाला पॉइंट वहां जाके एक्सप्लेन हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए, और अगर मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इस तरह बोर्ड पे आके मैं कर भी सकता हूँ, लेकिन कोई मसला इंशाल्लाह नहीं होगा, और अगर मसला है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर से मुलाकात होगी, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और ये एक बात याद रखो, अगर चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करो, ताकि आप लोगों को हर वीडियो के अपडेट मिलते रहे। थैंक यू, सी यू, अस्सलाम वालेकुम।